नमस्कार। आज हम ना आधुनिक भारत का एक अलग ही तरह का नक्शा बनाने वाले हैं। इसमें हम उन जगहों को देखेंगे जो इसकी कहानी बताती हैं। वो जगहें जो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि इस देश की आत्मा की परछाई है। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश की कहानी का नक्शा बनता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ शहर या नदियां मार्क करने जैसा नहीं है। ये उन जगहों को जोड़ने के बारे में है जहां देश की एनर्जी, उसकी ताकत, उसका इतिहास और उसका भविष्य सब कुछ एक साथ बनता है। तो इस सफर को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में या कह लें कि 5 स्तंभों में बांटा है। सबसे पहले बात करेंगे उन जगहों की जो देश को एनर्जी देती हैं। फिर देखेंगे इसकी इंडस्ट्रियल बुनियाद। उसके बाद इतिहास की गलियों में चलेंगे, फिर आज की लाइफलाइंस को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भारत की नई पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले स्तंभ से, एनर्जी। भाई सीधी सी बात है, किसी भी देश की तरक्की का इंजन तो उसकी एनर्जी ही होती है ना। तो सवाल यह है कि भारत को ये पावर, ये शक्ति मिलती कहाँ से है। देखिए, भारत की एनर्जी की ज़रूरतें ना कई अलग अलग सोर्स से पूरी होती हैं। मतलब समुद्र की गहराई में छिपे तेल से लेकर पहाड़ों से गरजती हुई नदियों की ताकत तक, जमीन के नीचे दबे कोयले से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक। चलिए कुछ खास जगहों पर नजर डालते हैं। भारत के सबसे जरूरी डोमेस्टिक एनर्जी सोर्सेज में से एक मुंबई है। ये समंदर में है, तट से काफी दूर, अरब सागर में। और यहाँ से तेल निकालना, सच कहूँ तो इंजीनियरिंग का एक कमाल है। इसकी खोज ने पता है क्या किया, भारत जो तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, उस निर्भरता को कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन कहानी सिर्फ मुंबई हाई पर ही खत्म नहीं होती। अरे ये नेटवर्क को पूरे देश में फैला हुआ है। समुद्र में बेसिन से लेकर पूरब में असम के उन पुराने तेल के कुओं तक और पश्चिम में गुजरात के एनर्जी हब्स तक, हर एक जगह देश की तरक्की को रफ्तार दे रही है। अच्छा, अब बात करते हैं पानी की ताकत की, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। जम्मू कश्मीर में सलाल से चलिए और नीचे कर्नाटक में तुंगभद्रा तक आइए। ये जो बड़े बड़े डैम है ना, ये सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते, इनसे खेतों को पानी मिलता है, पीने का पानी मिलता है। सही मायनों में ये मॉडर्न इंडिया के मंदिर हैं। और फिर आते हैं एनर्जी के दो और बड़े खिलाड़ी, कोयला और न्यूक्लियर। एक तरफ है रानीगंज और बोकारो जैसी कोयले की खदानें जो दशकों से देश की इंडस्ट्रीज को चला रही हैं। तो दूसरी तरफ हैं नरोरा और तारापुर जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स जो हमें क्लीन एनर्जी का भविष्य दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि देश इस कच्ची एनर्जी को इंडस्ट्रियल पावर में बदलता कैसे है। इसका जवाब जमीन के नीचे छुपा है और यही हमें ले चलता है हमारे दूसरे स्तंभ की तरफ, भारत की इंडस्ट्रियल बुनियाद। ये एक कमाल का उदाहरण है ये समझने के लिए कि भारत का इंडस्ट्रियल सिस्टम काम कैसे करता है। सोचिए, एक जगह है छत्तीसगढ़ की बेलाडेला माइंस जहां से कच्चा लोहा निकलता है। फिर उसे मध्य प्रदेश के भिलाई जैसे बड़े से स्टील प्लांट में ले जाकर स्टील में बदल दिया जाता है। ये है रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक का सीधा पावरफुल सफर। तो भारत की जो इंडस्ट्रियल बुनियाद है ना, वो इन्हीं जगहों पर टिकी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, इन इलाकों की खदानों से वो कच्चा लोहा निकलता है जो देश की तरक्की की नींव बनता है। और इसी कच्चे लोहे को भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स में देश की रीढ़ की हड्डी यानी कि स्टील में बदला जाता है। और यही वो स्टील है जिससे हमारे पुल बनते हैं, रेलवे लाइनें बिछती हैं और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। लेकिन कोई भी देश सिर्फ फैक्ट्रियों और खदानों से तो नहीं बनता है ना, वो बनता है अपने इतिहास से, अपने संघर्षों से। तो चलिए अब उन जगहों पर चलते हैं जहां भारत की आज़ादी की कहानी लिखी गई थी। ये सिर्फ नक्शे पर कुछ डॉट्स नहीं है, ये तो आज़ादी की लड़ाई की धड़कनें हैं। जरा सोचिए, बिहार के चंपारण में गांधी जी के पहले सत्याग्रह की गूंज और गुजरात के दांडी में नमक कानून तोड़ती हुई वो भीड़। हर जगह की अपनी एक कहानी है। अमृतसर में बलिदान की तो चौरी चौरा में एक बड़े फैसले की। ये जगह हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी की नींव कितनी मुश्किलों से रखी गई है। तो इतिहास से अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का भारत दुनिया से कैसे कनेक्ट होता है। ये वो लाइफलाइंस हैं जो ट्रेड, लोगो और आइडियाज़ को देश के अंदर बाहर लाती ले जाती हैं।
अगर सीधे शब्दों में कहें तो भारत के ग्लोबल कनेक्शन के दो मेन रास्ते हैं। एक विशाल समंदर और दूसरा खुला आसमान, मतलब पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स। यही है मॉडर्न इंडिया के एंट्री गेट्स। भारत की इतनी लंबी कोस्टलाइन है और ये पावरफुल पोर्ट से भरी हुई है, चाहे पश्चिम में कांडला हो या फिर दक्षिण में तूतीकोरिन। ये भारत के ट्रेड की नसें हैं, धमनियां हैं। यहीं से सारा सामान दुनिया भर में जाता है और आता है और हमारी इकोनॉमी को हर पल चलाता रहता है। और फिर आते हैं आसमान के हाईवेज। दिल्ली, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं ना, ये सिर्फ लोगों को ही एक से दूसरी जगह नहीं ले जाते, ये नए आइडियाज, बिजनेस और कल्चर के लिए भी दरवाजे खोलते हैं। ये भारत को दुनिया से और दुनिया को भारत से जोड़ते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी स्तंभ पर। ये वो चीज है जो आज के भारत की इकोनॉमिक पहचान को डिफाइन करती है, और ये कहानी है ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी दोनों की। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब सूती कपड़ा उद्योग, भारत की सबसे पुरानी और सबसे जरूरी इंडस्ट्रीज में से एक रही है। अहमदाबाद, जिसे इंडिया का मैनचेस्टर भी कहते हैं, वहां से लेकर साउथ में कोयम्बटूर तक, ये शहर आज भी देश के इंडस्ट्रियल फैब्रिक का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। और अब बात उस इंडस्ट्री की जो भारत की नई पहचान बन चुकी है। इसका सेंटर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, यानी STPs। ये वो स्पेशल एरियाज हैं जिन्होंने इंडिया के टेक बूम को मुमकिन बनाया और इसे दुनिया का एक बड़ा सॉफ्टवेयर हब बना दिया। नोएडा और गांधीनगर से लेकर बैंगलोर और हैदराबाद तक, इन्हीं शहरों ने भारत को दुनिया के IT मैप पर एक खास जगह दी है। ये STPs इनोवेशन के हब हैं, जहां दुनिया के लिए सॉफ्टवेयर और सॉल्यूशंस बनते हैं, और यही भारत की नई टेक्निकल पहचान बना रहे हैं। तो हमने एनर्जी, इंडस्ट्री, इतिहास और टेक्नोलॉजी, इन सभी जगहों के जरिए भारत को मैप करने की कोशिश की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तो एक सवाल के साथ इस सफर को यहीं रोकते हैं। आज की कौन सी जगहें, शायद नए स्टार्टअप हब्स या साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स, आने वाले कल में भारत का नक्शा तय करेंगे? ये सोचने वाली बात है ना?